मंगलवार का दिन है और आज के दिन की क्या विशेषता होती है ये हमारे व्यूअर्स बहुत अच्छे से जानते हैं। आज है दिन दोस्तों आपके सवालों का और कुछ 4 ऐसे दिलचस्प सवाल आज हमें हमारे कमेंट सेक्शन में मिले हैं जिनका जवाब आप जानना ज़रूर चाहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्नेक सेवर टीम AGN। मंगलवार का दिन है और आज के दिन की क्या विशेषता होती है ये हमारे व्यूअर्स बहुत अच्छे से जानते हैं। आज है दिन दोस्तों आपके सवालों का और कुछ 4 ऐसे दिलचस्प सवाल आज हमें हमारे कमेंट सेक्शन में मिले हैं जिनका जवाब आप जानना ज़रूर चाहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्नेक सेवर टीम AGN। तो आज का जो पहला सवाल है प्रवीण श्रीवास्तव जी का है। 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाला था हमने 100 स्केल्ड वाइपर का। मनोज जी आपने टिप्पणी की थी उसमें कि 100 स्केल्ड वाइपर या वाइपर्स के काटने पर ब्लड जो होता है वो पतला हो जाता है। तो प्रवीण जी का सवाल ये था कि कहीं किसी वीडियो में उन्होंने सुना होगा कि ब्लड क्लॉट हो जाता है और हम बता रहे हैं ब्लड पतला हो जाता है। तो मैं चाहूँगा आप डिटेल्ड वे में उन्हें संतुष्ट करें। जी बिल्कुल। तो प्रवीण जी को सबसे पहले तो हम हमारी टीम की तरफ से धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने एक ऐसा सवाल उठाया जो शायद बहुत लोगों के मन में होगा लेकिन लोग पूछ नहीं पाते हैं। तो जवाब इसका ये है कि हीमोटॉक्सिक वेनम जो होता है या सांपों के पास जो वेनम होता है, स्पेशली वाइपर्स के पास जो वेनम होता है वो सिर्फ हीमोटॉक्सिन नहीं होता, उसमें कई सारे वेनम का मिक्सचर होता है। अगर हीमोटॉक्सिन को आप तोड़ के देखेंगे तो उसमें भी आपको 2 कंपोनेंट्स वहाँ पे बहुत आसानी से जो है वो मिलते हैं। माइक्रोस्कोप से अगर उसकी स्टडी की जाए और उसके डिटेल में जाके उसको चेक किया जाए तो आपको पता चलेगा कि प्रो कोगुलेंट और एंटी कोगुलेंट, ये 2 प्रकार के एंजाइम्स उसमें मिलते हैं। तो ये दोनों एंजाइम्स का काम क्या है? प्रोकोगुलेंट का काम है ये खून को बिल्कुल मोटा बना देता है, उसके थक्के जमा देता है। एंटी कोगुलेंट का काम क्या है? ये खून को बिल्कुल पतला कर देता है। तो जिस सांप ने आपको बाइट किया है उसके वेनम में कौन सा कंपोनेंट ज़्यादा है? एंटी कोगुलेंट ज़्यादा है या प्रोकोगुलेंट ज़्यादा है? ये कम्प्लीटली इसी पे डिपेंड करता है कि पेशेंट को कैसे रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं, उसका खून पतला हो रहा है या वो जम रहा है। जनरली दोस्तों क्या होता है, जैसे कुछ मरीज़ होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर की बीमारी बहुत कॉमन है, उसमें हमने देखा है कि एक कॉमन दवाइयाँ जो हैं वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं जो एंटी कोगुलेंट होती है, जहाँ पर खून को पतला किया जाता है ताकि वो ईजिली बॉडी में फ्लो कर पाए। ऐसे मरीज़ को फ़र्ज़ करते हैं कोई अगर वाइपर काटता है तो डेफिनेट है कि उस पर एंटी कोगुलेशन ही ज़्यादा असर करेगा कंपेयरिंग टू अ नॉर्मल पर्सन। तो ब्लड क्लॉट होना या ब्लड का डाइल्यूट होना दोनों सिचुएशन पॉसिबल है वाइपर के बाइट के बाद, क्योंकि काफ़ी अलग अलग तरीके के कंपोनेंट होते हैं। और इसमें जैसा अमित जी ने बताया सिर्फ हीमोटॉक्सिक एक कंप्लीट कंपाउंड का नाम है, उसमें अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। वो साइटोटॉक्सिक भी हो सकता है, नेफ्रोटॉक्सिक भी हो सकता है। श्रीलंकन वाइपर्स और साउथ इंडिया में जो वाइपर्स मिलते हैं उनमें तो कुछ मात्रा में न्यूरोटॉक्सिक कंपोनेंट्स भी पाए जाते हैं। तो सिर्फ एक थियोरी को मानकर चलना सही नहीं होता। और उम्मीद करते हैं प्रवीण जी आपको इस जवाब से संतुष्टि मिली होगी और आप समझ पाए होंगे कि कुछ क्यों बताते हैं कि क्लॉट होता है और कुछ क्यों बताते हैं कि डाइल्यूट हो जाता है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। और एक पॉइंट इसमें और ऐड करना चाहेंगे कि सांपों का जहर अभी एक ऐसी चीज़ है जिस पे लगातार स्टडीज चल रही है। बिल्कुल। और नई चीज़ें अभी सामने आ रही है जिसमें आपको जान के अच्छा लगेगा कि उनके जहर से कई सारी बीमारियों का इलाज जो है वो आने वाले कुछ समय में संभव हो पाएगा, जिसका इलाज आज के टाइम में इंसान के पास नहीं है। आज का दूसरा सवाल पूछा है आशीष गुप्ता जी ने। इन्होंने पूछा है कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर एक मोनोकल्ड कोबरा अपना जहर थूकता है या स्पिट करता है, अगर वो किसी इंसान के स्किन पर आ जाता है, सपोज कांटेक्ट में आ जाता है, तो उससे क्या असर हो सकता है? कॉन्टेक्स्ट में हम सभी स्पिटर्स को लेते हैं, हालांकि मोनोकल्ड ट्रू स्पिटर नहीं है, उसके बाद भी हम सभी स्पिटर्स को लेकर जवाब देंगे। अमित जी शुरू करते हैं कि जो स्पिटिंग स्नेक्स होते हैं जो अपना वेनम स्पिट कर पाते हैं, हालांकि मोनोकल्ड इतना प्रिसाइजली स्पिट नहीं कर सकता जैसे मोज़ैम्बिक या रिंकल्स हालांकि ट्रू कोबरा नहीं है। ये जिस तरीके से जिस एफिशिएंसी के साथ स्पिट करते हैं वो बहुत प्रिसाइज होता है। और ज़्यादातर देखा गया है कि स्पिटर्स का टारगेट होता है जो संभावित उनके प्रेडेटर हैं उनकी आँखें।
तो आँखों पर ही टारगेट करते हैं। और अगर आँखों पर टारगेट कर रहे हैं, हमें पता है कि कोबराज जो होते हैं इनमें न्यूरोटॉक्सिक वेनम पाया जाता है टोटल ओवरऑल, लेकिन जो स्पिटर्स होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं। स्पिटर्स अलग क्यों होते हैं अभी अमित जी आपको बताएंगे और एक्सप्लेन हम करेंगे कि किस तरीके से स्पिटर्स जो हैं वो बाकी नॉर्मल कोबरा से या जो वेनम स्पिट नहीं करते उनसे अलग होते हैं। तो स्पिटर्स के जहर में जो कंपोनेंट पाया जाता है वो मेजरली साइटोटॉक्सिक होता है। साइटोटॉक्सिक होने का क्या कारण है? न्यूरोटॉक्सिक असर जो है वो आपके नर्वस सिस्टम पे होता है, आपको बेहोश करने का काम करता है, लेकिन क्योंकि उसको अपने प्रेडेटर्स को भगाना होता है और प्रेडेटर्स भागेंगे, दर्द जब उनको फील होगा, जलन जब उनको फील होगी, तकलीफ़ उनको फील होगी, तो ये इनके जहर में साइटोटॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं जो अगर आपके ऐसी जगह पे जाए जो ओपन है, खुले हैं, और वो सीधे आपके टिश्यूज़ के अगर कांटेक्ट में आते हैं तो उनको ये जलाने का काम, उनको गलाने का काम, उनको तोड़ने का काम ये करेंगे, जिससे आपको तकलीफ़ होगी, बहुत ज़्यादा जलन होगी और जो शिकारी है उसको तुरंत उसी स्थिति में छोड़ के वहाँ से भागना पसंद करेंगे। साइटोटॉक्सिक वेनम दोस्तों डायरेक्ट असर करता है सॉफ्ट टिश्यूज़ पर बिना ब्लड के कांटेक्ट में आए। जनरली आंखों पर जब हमला होता है तो आंखों की जो आईबॉल्स होती हैं वो काफ़ी सॉफ्ट टिश्यू से ही बनी होती हैं और डायरेक्ट जब वेनम उनमें जाता है तो काफ़ी दर्द होता है और जलन होती है, और अगर उसे ट्रीट नहीं किया गया, साफ़ नहीं किया गया, तो ये परमानेंट ब्लाइंडनेस भी छोड़कर जा सकता है। ये स्पिटर्स का, जैसे अमित जी ने बताया, स्पिटर्स इसलिए ऐसा करते हैं ताकि बाइट किए बिना ही अपने दुश्मन को वो खदेड़ सके। और एक डेडिकेटेड वीडियो हम बहुत जल्द लाने वाले हैं स्पिटर्स के ऊपर, जिसकी शुरुआत हम करने वाले हैं रिंकल्स से, और रिंकल्स क्या है, क्यों है, इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा सैटरडे का। रिंकल्स कोबरा के ऊपर एक बहुत शानदार वीडियो दोस्तों हम लाने वाले हैं, तो उम्मीद है आशीष जी। और मोनोकल्ड कोबरा पे इनका सवाल था, तो जाते जाते उनको ये बात ज़रूर बता दिया जाएगा कि बहुत सारे वैज्ञानिकों का मानना है कि मोनोकल्ड कोबरा अभी एवोल्यूशन के दौर में है। बिल्कुल हो सकता है आने वाले कुछ सालों में, वैसे ये जल्दी नहीं होता, एवोल्यूशन बहुत फास्ट नहीं होता, लेकिन आने वाले कुछ सालों में मोनोकल्ड कोबरा भी अपने स्पिटिंग कैपेसिटी को बढ़ाए। वीडियो का ये पार्ट जो है आशीष गुप्ता जी के क्वेश्चन को कंप्लीट करने से, कंक्लूड करने से पहले मैं चाहता हूं कि भारत में कौन कौन से ऐसे कोबराज हैं जो स्पिट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत भी आप दर्शकों को इस बारे में भी जानकारी दें। तो हमारे यहाँ मोनोकल्ड कोबरा होते हैं और एक अंडमान कोबरा नाजा सगिटिफेरा होता है जो मोनोकल्ड कोबरा से बेटर लेकिन ट्रू स्पिटर्स से कम स्पिट कर सकता है। तो ये क्या है, इस पर डेडिकेटेड वीडियो बहुत जल्द दोस्तों आने वाला है, आप बने रहिएगा और ऐसे ही रोचक जानकारी वाले वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करें। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो तीसरा सवाल जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त है गुड्डी बारिक जी का, और हमेशा से ही अमित जी, मनोज जी, गुड्डी बारिक जी ने अभी तक 4 या 5 सवाल ही किए हैं अलग अलग टॉपिक्स पर, लेकिन इनके सवाल जो होते हैं बड़े शानदार होते हैं और लोकहित में होते हैं। लोकहित में होते हैं। तो गुड्डी बारिक जी थैंक यू सबसे पहले आपका ये सवाल पूछने के लिए। इनका सवाल मनोज जी, अमित जी, ये है कि क्या अलग अलग स्पॉट्स पर सांपों के काटने का रिएक्शन अलग अलग होता है? मतलब अगर मैं इसे ईजी वे में एक्सप्लेन करूँ तो क्या पैर पर काटना, थाइस पर काटना, कमर पर, बाह पर और गर्दन के आसपास, ये बाइट के बाद एक ही सांप, कोई भी सांप हो, अलग अलग विक्टिम्स को अलग अलग जगह बाइट हुई है, तो क्या रिएक्शंस अलग होंगे? और अगर ऐसा पॉसिबल है तो सबसे वल्नरेबल पार्ट क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये बता दूं कि हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट होता है वो पूरे पैर तक जाता है, फिर उसके बाद वापस ऊपर जाता है। जैसे 2 चरण में फेज कंप्लीट हो रहा है, डबल सर्कुलेशन जिसे कहा जाता है ब्लड सर्कुलेशन का। पहली बात, उस पर अगर पैर पे बाइट किया तो उस वेनम को फैलने में थोड़ा टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि उसके विपरीत दिशा में ग्रेविटी भी काम करती है, अपोजिट डायरेक्शन में गुरुत्वाकर्षण भी उसे नीचे खींचता है। हालांकि सर्कुलेट होने में टाइम लगेगा। अगर सपोज आपको पैरों पे बाइट करता है तो वो धीरे धीरे चढ़ता है। अगर आप शांत रहते हैं, उस बिटन लिम्ब को अगर आप एक जगह स्टेबल रखते हैं, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते हैं, तो अगर आप फास्ट मूव करेंगे तो आपका हार्ट भी ज़्यादा पंप करेगा ब्लड, और जाहिर सी बात है कि सर्कुलेशन की स्पीड को बढ़ा देगा, जिसे हम ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना कहते हैं। अगर वही चीज़ अगर हाथ पे काटा तो ये भी ऊपर चढ़ेगा दोस्तों, इस ज़्यादा स्पीड में चढ़ेगा, आपके हार्ट के कांटेक्ट में ज़्यादा आएगा, और वहाँ से जो ब्लड जो रहेगा वो ब्लड से होता वो आपके जो बॉडी के अदर पार्ट से वहाँ पे ज़्यादा जल्दी डिस्ट्रीब्यूट यानी स्प्रेड होने का ज़्यादा चांसेस रहेगा। और अगर अपर बॉडी में काटता है, आपके जो एब्डोमिनल एरिया में अगर काट लेता है, आपको कहीं बाइट हो जाता है, तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो फिर से सर्कुलेट होकर ब्लड के पास जाए और पूरे आपके बॉडी में स्प्रेड कर दे ब्लड को।
क्या होगा अगर सांप आपको गर्दन के ऊपर बाइट कर रहा है तो? अगर गर्दन के ऊपर बाइट करेगा तो आपका ब्लड जो सर्कुलेट होकर आपके ब्रेन तक चला जाएगा। वहाँ अगर न्यूरोटॉक्सिन वेनम है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के जो नर्व के जो कनेक्शन होता है उसके बीच में एक लेयर सा बना देगा, जिसकी वजह से एक न्यूरॉन ट्रांसफ़र आपका रुक जाता है। जैसे कि हमारे ब्रेन कांटेक्ट में रहता है हर मसल्स के बॉडी में, हर बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है, वहाँ से सिग्नल ट्रांसफ़र करता है नर्व्स के ज़रिए। तो जैसे ही उनके बीच में एक बैरियर सा क्रिएट हो जाता है तो आपका ब्रेन सिग्नल देता रहेगा लेकिन वो आपके बॉडी पार्ट तक पहुंच नहीं पाएगा और आपको एक पैरालिसिस जैसा फील होगा। तो कहने का ये मतलब है शायद अक्षय इनका कि अगर आपको कमर के ऊपर हार्ट के आसपास बाइट होती है या ब्रेन के आसपास बाइट होती है तो वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है और टाइम शायद कम विक्टिम को वो कम मिलता है। घटना एक हमने बताई थी, आपने शायद देखा भी होगा, जहाँ पर 2 सिमिलर बाइट केस थे। एक अडल्ट अधेड़ उम्र की महिला थी जिसे कान में बाइट हुई थी और एक 16 साल की लड़की थी, उसे भी कान में बाइट हुई थी। लेकिन समय पर हॉस्पिटल लड़की पहुंच पाई थी और 60 आवर्स वो वेंटिलेटर के सपोर्ट पर थी, उसके बाद ही उसकी जान बची। और लेकिन जो लेडी थी उनकी डेथ हो गई थी। बाइट दोनों को कॉमन क्रेट की हुई थी और दोनों को ही कान पर, लेफ्ट ईयर पर ही बाइट हुई थी। ऑलमोस्ट सिमिलर स्पॉट था, सारी चीज़ें सिमिलर थी। ये तो मनोज जी ऑलमोस्ट जैसा आपने बताया कि आपने न्यूरोटॉक्सिक वेनम को आपने कवर अप किया। अमित जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर कोई वाइपर अलग अलग स्पॉट्स अगर किसी विक्टिम में हो जाते हैं तो क्या सिमिलर उसी तरीके का प्रोसीजर है? आपको किसी भी सांप का बाइट होता है, हमको ये समझना है कि हमारा दिल हमारा पंप हाउस है और जहर को फैलने का माध्यम केवल एक है, हमारा ब्लड, हमारा खून। तो आपको कोई भी सांप अगर काटता है, वो अगर दिल के पास आपको काटता है, आप ये समझिए कमर के ऊपरी हिस्से में बाइट होना जानलेवा हो सकता है अक्षय, बहुत ज़्यादा डेडली होता है और टाइम उतना ही हमारे पास कम होता है। जहर चाहे हीमोटॉक्सिक हो चाहे न्यूरोटॉक्सिक हो, फैलने का माध्यम ब्लड वही है। असर अलग अलग होगा लेकिन टाइम कम होता जाता है। तो उम्मीद करते गुड्डी बारिक जी आपको हमारे जवाब सही लगा होगा और आप संतुष्ट होंगे। आज का दोस्तों जो आखिरी सवाल है ये उबैद अशरफ जी का है। उबैद जी पूछते हैं कि क्या बैंडेड करे किंग कोबरा को निपटा सकता है या अगर सही सवाल जैसा उन्होंने पूछा है कि क्या बैंडेड करे किंग कोबरा को खा सकता है? ये सवाल से ज़्यादा ऐसा लगता है मुझे कि ये उत्सुकता है। ये कई लोगों में होती है कि ये वर्सेस ये। तो अगर हम प्रैक्टिकल बात करें, अगर हम ज़मीनी स्तर की बात करें तो ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हम साइज़ेस की बात करते हैं अक्षय, हमेशा हम कहते हैं कि साइज़ मैटर्स। तो अगर एक काफ़ी बड़े साइज़ का बैंडेड क्रेट, जो हम बात करते हैं कि 7 या 8 या 9 फीट का बैंडेड क्रेट हो और अभी जस्ट पैदा हुआ किंग कोबरा का बेबी हो, मे बी 1 से 1.5 मीटर की लंबाई लिए और दोनों का सामना हो, जहर वहाँ कोई रोल प्ले नहीं करेगा, ताकत का खेल होगा। अगर बैंडेड क्रेट उस पर हावी हो पाता है तो हाँ शायद उसको खा सकता है। लेकिन अगर किंग कोबरा अपने जुवेनाइल स्टेज को पार कर जाता है तो मुझे नहीं लगता कि बैंडेड क्रेट किसी भी साइज़ का उस पर हावी होने की क्षमता रखता है। साइज़ मैटर्स अमित जी ने कहा, तो साइज़ मैटर्स इसलिए है क्योंकि किंग कोबरा पैदा होते साथ ही 1 मीटर से ज़्यादा बड़े होते हैं और ऑलमोस्ट वो बैंडेड क्रेट जैसा ही दिखता है। तो हाँ, और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक बैंडेड क्रेट ईजिली किसी किंग कोबरा को मार सके अनलेस वो उसको अपनी ताकत से ख़त्म कर पाए, जो कि बैंडेड क्रेट नहीं करते हैं। वो डिपेंड होते हैं अपने वेनम पर और वेनम किंग कोबरा पर असर नहीं करेगा। तो आपको आपका जवाब अशरफ जी हम उम्मीद करते हैं मिल गया होगा। तो दोस्तों इसी तरीके के और रोचक सवालों के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। कमेंट करके आप अपने इलाके के कुछ मिथ्स को ज़रूर बताएं और अगर आपके मन में कोई ऐसा भ्रम है या आपके क्षेत्र में फैले हुए कोई अंधविश्वास हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।